नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आजम को किसने रोका है? जी हां, किसने रोका है? बदजुबानी करने से तो उन्हें किसी ने रोक नहीं सका, कोई आजम खान को नहीं रोक सका। लेकिन अब आजम खान ने यह कहकर सनसनी एक तरह से फैलाने की कोशिश की कि 47 में आजादी के वक्त पाकिस्तान न जाकर उनके पूर्वजों ने बड़ी गलती की है। तो समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। अब आजम खान को यह ट्रेन पकड़ने से किसने रोका है, यह भी बड़ा सवाल है। वजह इस सुर्खियों में बने रहने के आजम खान की इस बार यह है कि सपा के वरिष्ठ सांसद रामपुर से उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर जो कहा है उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। इन घटनाओं पर बोलते हुए आजम खान ने कहा है कि हमारे पूर्वज 47 में पाकिस्तान क्यों नहीं गए, अब जो होगा उसे सहना होगा। तो भूमाफिया के लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद आजम खान बेचैन से हो गए हैं, कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। और अब जब उनके बड़ी कारस्तानी का खुलासा हो गया है तो आजम खान विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और खुद को पीड़ित बताने की कवायद में जुट गए हैं। इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देखिए। वैसे तो आजम खान अपनी बदजुबानी के लिए बदनाम है, लेकिन इस बार आजम खान ने हिंदुस्तान की नागरिकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग करने वाले सपा सांसद ने खुद के हिंदुस्तान में होने पर अफसोस जाहिर किया है। जी हां, मॉब लिंचिंग के बहाने भूमाफिया घोषित आजम खान ने मुसलमानों के पाक न जाने को बड़ी गलती करार दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान ने मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए कहा कि हमें बंटवारे की सजा मिल रही है और यह सजा मुसलमान 1947 से पा रहे हैं। अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो उन्हें यह सजा नहीं मिलती। एक तरफ आजम खान मुसलमानों के पाक न जाने का मलाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आजम खान भूमि विवाद में घिरे हुए हैं। दरअसल यूपी सरकार ने 2 दर्जन से भी अधिक जमीन से जुड़े मामलों में फंसे आजम खान को भूमाफिया के लिस्ट में शामिल किया है। रामपुर प्रशासन ने राज्य सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर आजम खान को सूचीबद्ध कर दिया है। आजम खान पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरोप है कि आजम खान ने जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित निजी विश्वविद्यालय मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए रामपुर में जमीनों पर अवैध कब्जा किया। किसानों ने आजम खान पर आरोप लगाया कि उन्हें जमीन न देने पर चरस और अफीम के झूठे मुकदमों में फंसाया गया। किसानों को अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया और उनके परिवार वालों को परेशान किया गया। किसानों का यह भी आरोप है कि आजम खान की शह पर कई किसानों को फर्जी मुकदमों में जेल भी भेजा गया ताकि वो दबाव में आकर अपनी जमीन दे दें। हालांकि अब उन सभी मुकदमों की फिर से जांच की जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो पाक प्रेम का इजहार कर आजम खान खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते दिख रहे हैं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा बनाने की साजिश अब कोई छिपी बात नहीं और इसके लिए जिहाद के जो रास्ते सामने आए उस पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। देश के कई हिस्सों में शातिराना साजिश के तहत चलाए जा रहे लैंड जिहाद का उद्भेदन सुदर्शन न्यूज कर चुका है और लैंड जिहाद के तहत मजार मस्जिद बनाने के कई साक्ष्य सामने रखे। लेकिन जब योगी सरकार ने सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आजम खान के जमीन हड़पने के षड्यंत्रों को सार्वजनिक करते हुए सपा सांसद को भूमाफिया की श्रेणी में ला खड़ा किया तो जैसे सपा सांसद को सांप सूंघ गया। जब सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन हथियाने के सवाल पर आजम को कोई जवाब देते नहीं बना तो बेचारे खींच खाए सामने आए और मुसलमान होने की दुहाई देते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और समाज को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। आजम खान का कहना है कि पाक न जाकर बड़ी गलती कर दी मुसलमानों ने, तो फिर रोका किसने है? सुदर्शन न्यूज के लिए वंदना सिंह की रिपोर्ट। आखिर ये हंगामा खड़ा क्यों हुआ है और आजम खान को गलती सुधारने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है? उनकी बात यह है कि 47 में जो गलती हुई वो अब वो भी सुधार सकते हैं। किस गलती का जिक्र कर रहे हैं आजम खान और किस सिलसिले में उन्होंने ये कहा और उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई है, ये भी आपको सुनाते हैं। 47 के बाद कुछ हो नहीं सकता, ये दिन तो हमें देखना है। देश बढ़ गया, दिल बढ़ गए, ये दिन तो देखना पड़ेगा।
बात मदरसों की नहीं है, 47 के बाद की सजाएं हैं, वो जो मिले। अब क्योंकि हैं तो हैं, अब वो सज़ा तो भुगतेंगे। क्यों नहीं गए हमारे पूर्वज पाकिस्तान? उन्होंने अपना इसे वतन जाना, अब उसकी सज़ा अब जो भी मिलेगी सहेंगे। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं आप? पाकिस्तान क्यों नहीं गए? ये तो मौलाना आज़ाद से पूछिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछिए, सरदार पटेल से पूछिए। इन लोगों ने मुसलमानों से वायदा किया था। बापू से पूछिए, बापू की अपील पर रुके थे मुसलमान कि देश तुम्हारा है। अगर बंटवारा बाकी के मुसलमान भी चाहते तो देश की शक्ल ये नहीं होती। हम बंटवारे के हिस्सेदार ही नहीं थे, गुनहगार ही नहीं थे, उसकी सज़ा मिल रही। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के भड़कावे में बहुत से मुस्लिम भारत के पाकिस्तान चले गए। देश का बंटवारा कई लोगों ने स्वीकार कर लिया। जिन्होंने जिन्ना की थ्योरी को नकार दिया वो भारत में रहे, अपनी मातृभूमि माना और वो तय करके रहे कि यहीं जिंदा हैं और यहीं मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। अब आज़म खान को उनको भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे दुनिया में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। आज़म खान सरीखे नेता के बहकावे में तो एक बार इसी सोच के लोगों के बहकावे में तो देश बट गया था। अब ऐसे कोई भी बहकावे की वो कोशिश करेंगे, माहौल को ख़राब करने की कोशिश अपने बयानों से करेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग ही उनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे। पाकिस्तान का नाम जब भी आएगा हमको उसका फ़ायदा नहीं होगा, हमको उसका नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ करके यहाँ कुछ लोगों को देखा जाए। आज़म साहब के ऊपर जिस तरह से मुकदमा एक दिन में 15 मुकदमे 20 मुकदमे जिस तरह से कायम किए जा रहे हैं, उसका रिएक्शन मैं समझ सकता हूँ आया है। लेकिन ये सोचना कि उस वक्त गलती की थी, मैं तो नहीं समझता कि कोई गलती थी। जिन लोगों ने यहाँ रहना पसंद किया, सोच समझ के रहना पसंद किया, जो वहाँ गए वो आज भी परेशान हैं। आप बताएं कि हमारे पुरखों ने तो ये कुर्बानी दी कि मुसलमान मुल्क बनने जा रहा है, हम यहाँ ठहरेंगे। अगर आज हम ये तय कर लें कि हिंदू मुल्क बनने जा रहा है दूसरी तरफ भारत के बाहर, तो इनमें से कितने रुकेंगे? ये जो कट्टरवाद हैं। सेक्युलर मुल्क से मतलब ये हुआ कि सभी धर्म के लोग जो हज़ारों साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, मुग़ल एम्पायर से पहले, इससे पहले जितने अंग्रेज़ों के 150 साल सारा भारत का इतिहास ये रहा है कि सभी धर्मों के सभी जातों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। अकबर का इतिहास उठा के देखिए, अशोक का इतिहास उठा के देखिए, शिवाजी का इतिहास उठा के देखिए, जितने ग्रेड गुजरे हैं यहाँ पर, इन सब ने हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क नहीं माना। ये पता नहीं अब ये पिछले 5 वर्षों से जो चला आ रहा है कि मॉब लिंचिंग के ज़रिए जय श्री राम अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा। हम कानून की परवाह नहीं करते, हम संविधान की परवाह नहीं करते, ये गलत है। श्री आज़म खान को अतिवादी, आपत्तिजनक और असहज बयान देने की आदत है। हम उनके वक्तव्यों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। अब कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं इन बयानों के बाद जिन्हें हम आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के आधार पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आज़म खान ने जो कहा है वो क्या कहा। आज़म को पाक जाने से किसने रोका है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके पुरखों ने गलती की है, उनके दादा परदादा, उनके पिता ने इस तरह की गलती की बंटवारे के वक्त पाकिस्तान न जाकर और उसकी वो सजा भुगत रहे हैं, तो अब उन्हें कौन रोक रहा है? क्या जिन्ना की राह पर है आज़म? आज़म को देश से नहीं, देश की जमीन से प्रेम है और पूरे जमीन घोटाले से जो उनका नाम जुड़ा है, भूमाफिया अब जब घोषित हो गए हैं तो वो पूरे चर्चा को, पूरे मामले को दूसरा रंग देने की तैयारी में जुट गए हैं और इस वजह से उन्होंने ये सगुफा छोड़ा है। भूमाफिया घोषित हुए तो क्या भूले कि वतन परस्ती भी कोई चीज होती है? आज़म को देश से नहीं, देश की जमीन से है प्रेम। सत्ता के दुरुपयोग पर क्या सफाई देंगे आज़म खान? ये कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बिलाल अहमद जी जुड़े हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता दिनेश जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो दिनेश जी, काफी गंभीर आरोप आज़म खान लगा रहे हैं योगी सरकार पर
और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये उन्हें पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है और बेवजह के मुकदमे उन पर थोपे जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी डर जताया कि इनकाउंटर किया जा सकता है उनका। दीपक जी, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है और ये कोई सामान्य सा मसला भी नहीं है कि आप एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और उस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आपको जमीन लेते हैं और बाकी को जमीनों को आप सत्ता का, जो आपके ऊपर नशा था, जो आपको सत्ता का गुरूर था और जो सत्ता के दुरुपयोग की आपको आदत थी, उस आदतन आपने, जो लोग आपको जमीन नहीं देना चाहते थे उनसे भी आपने जबरन जमीनों को हथियाया है। और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कह रही है, ये वहां के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक नहीं कह रहे हैं, ये वहां के किसान, जो पीड़ित किसान थे, जिन्होंने इनके शासन काल में अपनी बात, जिनको रखने का अवसर नहीं मिला। अगर वो जमीन कोई किसान नहीं देना चाहता था, वो किसान अपने शपथ पत्र पर लिखकर माननीय जिला अधिकारी महोदय को उन्होंने बताया है कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, तो हमको पुलिसिया रौब दिखा के हमको थाने में बंद किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और इवन यहां तक कि हमारे ऊपर स्मैक हमारे दिखाकर हमारा चालान किया जाता था और 3-3, 6-6 महीने जेल के अंदर बिताकर लोग आए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्हें सजा मिल रही है क्योंकि वो 47 में उनके पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में रहने का उन्होंने फैसला लिया और इसकी सजा अब दे रही है सरकार। देखिए, इस देश में जब मुल्क का बंटवारा हुआ था तो जिन लोगों को इस मुल्क से प्रेम था वो यहां रह गए। तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खां को है कि नहीं है, लेकिन इनके माता पिताजी को जरूर रहा होगा। जिसकी बात ये कह रहे हैं को भूल कर गए, अगर ये माता पिताजी को अपनी भूल कह रहे हैं तो इसको आजम खां को समझना चाहिए कि इनके माता पिताजी ने ये भूल क्यों की। लेकिन अगर आज आजम खां भारत में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, रामपुर में रह रहे हैं, तो रहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या आप रहने के लिए इसलिए रह रहे हैं कि आपको भारत माता से प्यार नहीं है? आपने जो लाइन कही, आपको भारत माता की उस जमीन से प्यार है जिसको आप हथियार लेना चाहते हैं और गैर कानूनी ढंग से। अरे आपको है तो आप निश्चित तौर पर उसको खरीद करिए, किसानों को मनाइए। अगर किसान मानते हैं, अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं, तो आप जमीन लेते, किसको कहां आपत्ति है। लेकिन अगर कोई किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता और किसान के पास अगर, दीपक जी, वही उतनी जमीन है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, आप अगर उसकी भी जमीन ले लेंगे तो फिर कहां जाएगा? चलिए, सिर्फ किसान की जमीन की बात नहीं है। जब वो अल्पसंख्यक मंत्री हुआ करते थे, वक्फ बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों में हुआ करती थी। उस दौरान भी उन्होंने काफी बड़े कारनामे किए, जो वक्फ के रिपोर्ट में सामने आई है कि मस्जिद के लिए और यहां तक कि ईदगाहों के लिए जो जमीन निर्धारित थी वक्फ बोर्ड की ओर से, उसे भी हड़पा, उसे अपने परिचितों और अपने नजदीकियों के नाम किया। तो अब बिलाल जी, ऐसे में आपके सामने ये सवाल मैं रखना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे मामले में फंसता और इस तरह से खुद को अल्पसंख्यक मुस्लिम बताकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है, खुद को पीड़ित बताता है, तो क्या यह साफ तौर पर नहीं है कि वो मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? आज का जो मुद्दा होना चाहिए सबसे बड़ा तो हमारा सोनभद्र का है, जो जिस तरीके से वहां जमीन को हथियाने की कोशिश की गई वहां के प्रधान के द्वारा, जिन्होंने जिस तरीके से वहां पर गोलियां चलाई। ये बिलाल अहमद जी, करीब 29 गिरफ्तारियों की जो अंतिम सूचना है 29 गिरफ्तारियों की। मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीला दीक्षित के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जहां सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये देश के लिए, राजनीति के लिए एक दुखदाई खबर, किस तरह से शीला दीक्षित अपने प्रशंसकों, अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़कर चली गई हैं। शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि। बढ़ते हैं आगे और अपनी चर्चा पर लौटते हैं, बिलाल जी के पास चलते हैं। बिलाल जी, सोनभद्र का आप जिक्र कर रहे थे, वहां ये जो घटना घटी, कोई उस तरह की घटना की कल्पना नहीं करता, लेकिन जब घटना घट जाती है तो कार्रवाई की बात आती है और कार्रवाई के नाम पर जो अंतिम जानकारी है, करीब 29 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। ऐसे में अगर कुछ आरोप आजम खान पर भी लगते हैं तो कार्रवाई की रफ्तार उस मामले में भी तो उसी तरह की दिखनी चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अब मेन चीज, एक चीज आपने अभी बताई कि कार्रवाई हुई। कार्रवाई कब हुई? जब ये घटना घट गई। घटना घटने से पहले जब प्रशासन के पास में वो लोग जा रहे हैं, वहां जाकर बताया उन्होंने कि हमारे ऊपर ऐसे हमला हो सकता है। 2 दिन पहले भी, उस दिन भी प्रशासन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, हमें पूछना चाहिए प्रशासन से
कि हमारे पास में इतना आने के बाद जब हमने बिल्कुल बिलाल जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आप कह रहे हैं जी, आप ये घटना होने का इंतजार कर रहे थे दिनेश जी, आप कुछ वहां कहना पर चाहें? 8-10 सिर्फ एक घटनाएं चीज, हो बिलाल जाएं, जी ने उसके बाद बहुत हम जुनून जब सवाल गिरफ्तारियां आपने करेंगे। उठाया है। बिलाल जी, यही बात मैं कह रहा हूं ना, यही बात तो रामपुर खास में जाकर आजम खां से पूछना चाहिए और अखिलेश यादव से पूछना चाहिए। जी। ममता बनर्जी जी जाना चाह रही थी सोनभद्र, ऐसा सुनने में आया था। कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता नेता जाना चाह रहे थे सोनभद्र, ऐसा सुनने में आया था। उनको रामपुर भी जाना चाहिए, उनको इटावा भी जाना चाहिए सैफई, और अखिलेश यादव से जरा बिलाल जी, बिलाल जी एक मिनट, बीच में नहीं बोलता हूं, और जाके पूछना चाहिए। बिलाल जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए फिर जवाब, पहले सुन लीजिए, पहले प्रश्न पूरा हो जाए फिर जवाब दीजिए। बिलाल जी, मैं कह रहा हूं जाकर पूछना चाहिए था कि जब ये जमीनें कब्जाई जा रही थी तो अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? उस समय पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी उस समय भी होते थे, वो क्या कर रहे थे? उनको अपना काम क्यों नहीं करने दिया गया? क्यों आप लोग जाकर नहीं पूछते हैं? पूछना चाहिए ना जी, जवाब सुन लेते हैं। अभी आपने मुझसे कहा, आज आपने भी देखा जिस तरीके से हमारा तृणमूल का जो एक वहां से आए लोग, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें रोक लिया गया वहां पर, उन्हें वहां तक जाने नहीं दिया गया। मगर एक घटना अभी कुछ टाइम पहले बंगाल के अंदर हुई, भाटपाड़ा में बीजेपी के ही लोगों ने वहां पे वो करवाया, सारी चीजें घटना घटी। उसके बाद में बीजेपी का ही एक प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा देखने के लिए, और उसका प्रोटेक्शन बिलाल जी, आप जिस घटना की बात कह रहे हैं मुद्दे उससे से कोई भटकाइए कार्रवाई- नहीं। बिल्कुल, बंगाल यही हम में कहना घटना चाह रहे हैं। किसने किया किसने नहीं किया सबको पता है, और यही तो घुमाइए कोशिश- नहीं। हम ये यही कह रहे हैं कि आप दिनेश जी, नहीं, दीपक जी, बिलाल जी, आप एक एक बात- प्रतिनिधि मंडल को नहीं जाने दिया गया, आप रामपुर भी जाने की कोशिश करेंगे? यही कोशिश आप आजम खान रामपुर कर जाने रहे की हैं, कोशिश और करेंगे? यही कोशिश यहाँ बिलाल जी भी करते दिख रहे हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश, ताकि बात जो है वो बदल जाए। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, राजनीतिक गतिविधियों पर करीब से नजर बनाए रखते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। प्रोफेसर कपिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या कल जी, कि आप तक- हम 47 में भारत में रहने का वो भुगत रहे हैं। जी 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 सुनिए, जी, देखिए 47 में जिन लोगों ने भारत में रहना स्वीकार किया था ना, उनमें हमारे कलाम साहब पैदा हुए, कलाम साहब, उसमें अब्दुल हामिद हुए, उसमें आज शायजा इल्मी है, उसमें आज इशरत जहान है, और ये जो 47 में रुके थे, भू माफिया बनने के लिए रुके थे, अपने ही समुदाय की जमीनें छीनने के लिए रुके थे, कब्रिस्तान से अपने मिट्टी चोरी करने के लिए रुके थे, अपने यतीम खानों को तोड़ करके अपने वो बनवाने के लिए रुके थे। ऐसों की हमें जरूरत नहीं है भाई। कलाम साहब हमारे हैं, शायजा इल्मी आज हमारी है, इशरत जहां आज हमारी है, अब्दुल हामिद आज हमारा था, वो सारे कश्मीर के पुलिस वाले आज हमारे हैं जिनको टेररिस्ट गोली मारते हैं। बिल्कुल कपिल जी, नामों की ऐसे वो व्यक्ति लिस्ट नहीं चाहिए खत्म नहीं जो होगी अपने अगर ही इस तरह के समुदाय नाम को गिनाने लूट लगेंगे तो। करके लेकिन इन लोगों कपिल ने जी- इतना धन कमाया है। जरा मैं इनसे पूछता हूँ, ये आजम खान रोज चिल्लाते हैं कि हमारा मुसलमान गरीब है, हमारे मुसलमान को शिक्षा नहीं मिलती। अरे भाई, तुम्हारा कुनबा इतना अमीर कैसे हो गया? तुम्हारे सारे कुनबे को शिक्षा कहां से मिल गई? तुमने तो अपने समुदाय को लूट लूट करके अपना सामंतवाद बनाया, और जहां बनाया आप इसका जो उसी भी को दे कोस सकते रहे हैं। हैं। जी जहां बनाया उन्होंने इतना कुछ, इतना बड़ा साम्राज्य, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर उसी जगह को वो कोस रहे हैं जब उन पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। तो भाई, वो एक कहानी है पुरानी के चोर मचाए शोर, लेकिन ये या बात अपने ही समुदाय को लूटा। कल आप देखिए ना, सारे मुसलमान भाइयों ने आकर के चैनल्स के ऊपर गवाहियां दी। वो बेचारी बूढ़ी औरत बोल रही थी खाना कि किस तरीके से रात को उनके घरों से उनको निकाला गया। बिल्कुल उस तरह की अब तमाम इनका वो तस्वीरें कहना और जाता तमाम है कि दुखड़ा इस्लाम रोने वाले खतरे वो में है किसान और सामने आए। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा इन्होंने धोया है और उनकी ये स्थिति बना दी है, उनको सिर्फ वोट बैंक समझ करके। जी दिनेश जी, ये जो एक पाकिस्तान का जिक्र आ जाता है खुद को विक्टिम बताकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो लगातार बीजेपी के कई कथित फायर ब्रांड नेता हैं वो इस तरह के बयान देते रहते हैं कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तो अब ये विक्टिम कार्ड में इस्तेमाल किया जाने लगा है कि भाई हमें तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, यहाँ रह के गुनाह कर दिया हमने, अब उसकी सजा भुगत रहे हैं। ऐसी स्थिति क्या ये उन लोगों
तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है जिनके वो नहीं, मैं रहनुमा एक बात बने कहूं रहते बीच हैं? में। देखिए इसमें जी, क्या है आते हैं दीपक जी कपिल कि जी। किसी को भी किसी मुल्क पर जाकर बसने की आजादी है। इनको अगर वहां का नागरिकता मिल जाती है तो चले जाना चाहिए था। अभी कपिल जी भी यही कह रहे थे कि जिसको अपने मादरे वतन से प्यार था वो यहाँ रुके, जिनको इस मिट्टी से प्यार था वो यहाँ रुके, जो यहाँ की उन्नति और प्रगति चाहते थे यहाँ रुके। लेकिन यहाँ के लोगों को दमिजोज करके अपनी बुलंद इमारत खड़ा कर लें, ये आजम खां की नीयत थी। आजम खां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनको सुपर सीएम कहा जाता था। याद है आपको, रात में इनकी भैंस गायब हो जाती है और सुबह इनकी भैंस मिल जाती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोग गायब होते थे, नहीं मिल पाते थे, लेकिन लोग इनकी गायब भैंसें होते थे और अब सैकड़ों एकड़ जमीन गायब हो। आजम खान बिलाल जी पूरी तरह से भूमाफिया के तौर पर पहचाने जाने वाले आजम खान अब पूरे मुद्दे का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने समुदाय की सहानुभूति लेने के साथ ही सरकार पर किस तरह से अल्पसंख्यकों को पीड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गलत है या फिर कोई और वजह है? देखिए, उन्होंने जो कहा मैं उनकी तो यहाँ पे करने के लिए नहीं बैठा, मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर, न्यायालय उसके तरीके से होना चाहिए। मगर उनके खिलाफ जिस तरीके से आप पूरे विपक्ष के खिलाफ एक जो रवैया अपना रहे हैं कमजोर करने का, बदले की भावना से, वो नहीं करना चाहिए आपको, जो बीजेपी पार्टी कर रही है। मगर वो दोषी है तो आप उनके खिलाफ काम करिए, एक्शन। बिल्कुल, लेकिन एक आदमी जिस पर आरोप लग रहे हो बिलाल जी, वो अगर अपने व्यक्तिगत आरोपों को सामूहिक और पूरे समुदाय का आरोप बताने की कोशिश करता है, वो सही है या गलत है? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सबका तो इसमें नहीं है। अगर इसमें कोई रोल रहा भी होगा, अगर इनका, ये मैं नहीं कहता क्या है, ये तो जब एक कार्रवाई है कोर्ट की उसके बाद में एक फैसला आएगा। अभी तो आप एक उन पर आरोप लगे हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, चलेगा। आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो उसमें सिर्फ उन्हीं की कमी है, उसमें कोई दूसरे आदमी की, सब लोगों का तो उसमें कोई हाथ नहीं है। गरीब दुखियारों मुसलमानों से, जिनकी जमीनों से उन्हें बाहर निकाला गया है, ये एक नया तरीका आप लोगों ने निकाल दिया है कि आरोप साबित नहीं हुए हैं, आप जो मर्जी करते रहिए। अरे FIR दर्ज लिए, सामने प्राइमरी केस मौजूद है या नहीं है, और उसको बीजेपी करवा रही है। उन गरीबों को बीजेपी ने उकसाया जाकर के उनको इतना दबा के रखा गया था कि आज उनको अपना हक खड़े होने की उनको बीजेपी ने सांस दी है उनको कि वो अपना हक मांग सकते हैं। बीजेपी सरकार ये कर रही है आज। चलिए बिलाल जी, बीजेपी नहीं, हमारे देश का संविधान कहता है कि हमें यहाँ पर हर चीज की आजादी है, इसमें कोई बीजेपी का वो नहीं है। मगर बीजेपी जिस तरह बदले की भावना से काम कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। बदले की भावना से की गई कार्रवाई, दिनेश जी कुछ कहेंगे? अभी हमारे टीएमसी के साथी बिलाल जी कह रहे थे कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी है, सारे दलों को कमजोर करना चाहती है। देखिए, कमजोर हम नहीं करते हैं, और इस दल में अगर किसी दल को कमजोर करने का कोई काम करता है तो भारतीय लोकतंत्र में जनता करती है और जनता ही जनार्दन होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको कमजोर नहीं किया, आपको कमजोर इस देश की जनता ने किया है, क्योंकि आपने जितने विपक्षी पार्टियां हैं आपने उनके विश्वास को तोड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपको उन गरीब जनता के हक में बिलाल साहब आपको बोलना चाहिए। और रही बात दूसरी, और रही बात दीपक जी उनके पाकिस्तान जाने वाले बात पर, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अब उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। अगर वो सोच रहे हैं वो पाकिस्तान जाके बच जाएंगे तो वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जो लोग इस तरह के कारनामे करके बाहर भाग गए हैं, हमारी सरकार उनको भी ला रही है, और आजम खान को भी अब नहीं जाने दिया जाए। इनकी जहां जगह है, इन्होंने जो कुकृत्य किया है, उनकी जो सजा होगी इनको यहीं रह के भुगतनी पड़ेगी। चलिए, तो हमें यह लग रहा था कि आखिर आजम खान को रोका किसने है उस गलती को सुधारने के लिए, लेकिन दिनेश सिंह जी का दावा है कि अब उन्हें पाकिस्तान भी नहीं जाने दिया जाएगा बिल्कुल अगर वो जाने की कोशिश करते हैं तो। बहरहाल बिलाल अहमद जी, आपके वक्त की बाध्यता हम समझ रहे हैं जी। प्रोफेसर कपिल जी आपके पास आ रहे हैं हम, धन्यवाद बिलाल जी अपना वक्त देने के लिए। लेकिन कपिल जी की प्रतिक्रिया लें, इससे पहले दो और प्रतिक्रियाएं आजम खान के बयान पर आई है, एक एक करके दोनों सुनाते हैं आपको। परम आदरणीय आजम खान जी,
समाज में जहर उगलते हैं। इनके आइकॉन, इनके लीडर मौलाना आज़ाद साहब नहीं, कलाम साहब नहीं, इनके आइकॉन लगता है कि जिन्ना साहब है, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश में विश्व भवन करना चाहते हैं और जिन्ना के रास्ते पर अपने तो समाज को जन के रास्ते वाली बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जाके देखें ना, पाकिस्तान में जो भारत का मुसलमान गया है वो द्वैम दर्जे का नागरिक है, भारत में मेरे भाई की तरह रह रहा है। मुसलमान कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जाए, मुसलमान पाकिस्तान का फेवर कभी नहीं करता। वो देश के लिए हर तरह से अपनी जान देने को तैयार है, अपने माल देने को तैयार है, पूरी तरह से वो वतन परस्ती बरत रहा है। लेकिन लोग जो हैं मुसलमानों को ताना देते हैं पाकिस्तान का, तो ये बात अच्छी नहीं है। इससे यही लगता है कि आज़म खां की बात मुझे ठीक लगती है। नहीं, आज़म खां को ये लगता है कि वो सजा, क्योंकि 1947 में वो पाकिस्तान न जा पाए। आज़म खां जी, आज भी आपको किसी ने नहीं रोका है, आपको कहीं जाना है पाकिस्तान तो आप जा सकते हैं, उसके लिए रोक नहीं। तो अभी आपने मुफ्ती मुकर्रम को सुना, उन्होंने कहा कि कोई ताना मारता है तो इस तरह की बातें स्वाभाविक है आ जानी। लेकिन प्रोफेसर कपिल जी, आजम खान अपने इन तमाम बातों के साथ ये जिक्र करना भी नहीं भूले कि अगर किन्हीं को जानना है कि वो क्यों रहे भारत में, तो वो नेहरू से पूछे, सरदार पटेल से पूछे और गांधी से पूछें। आखिर उस वक्त की क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी कि ये दो अलग अलग जब देश बन गए तो फिर जो यहां रहने वाले लोग हैं उन्हें पाकिस्तान का नाम ताना लगता है, और जब ताना मारा जाता है तो वो तिलमिला उठते हैं और फिर धमकी देते हैं कि वो तो पाकिस्तान चले जाते, गलती हो गई यहां रहकर। देखिए, ऐसा एक बात मैं आपको बता दूं जी कि पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी वो मुस्लिम लीग की मांग थी, और देश में बहुत बड़ा ऐसा तबका राष्ट्रवादी मुसलमान मौजूद था। आप नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को देखती जी, समझे, और मौलाना आजाद ने खुद ये लिखा था कि इन नेताओं ने कुर्सी में बैठ करके निर्णय ले लिया है पाकिस्तान के बंटवारे का, लेकिन सारा देश रो रहा है। मत भूलिए कि अब्दुल गफ्फार खान ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और अगर पूर्वी पाकिस्तान बन सकता है तो पश्चिमी हिंदुस्तान भी बन सकता है। और तब गांधी ने उनको कह दिया कि नहीं, अब पाकिस्तान एक रियलिटी, आप जाइए। इसके लिए आजम खां एक बात सही कह रहे हैं कि नेहरू से पूछिए, क्योंकि नेहरू ने अपनी सत्ता लेने के लिए देश का बंटवारा ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि इस तरीके से बंटवारा किया माउंटबेटन की चाकरी करते हुए कि सीमा बताइए, कॉरिडोर वो आज हम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, करतारपुर क्यों चला गया पाकिस्तान के अंदर? तो एक बात तो आजम खां सही कह रहे हैं कि नेहरू से पूछिए, लेकिन दूसरी बात मैं एक और यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो आजम खां लोग बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान चले जाइए, अरे भाई इनको पाकिस्तान भी नहीं लेगा, वहां ऑलरेडी बहुत सारा भूमाफिया बैठा हुआ है। वो कौन, क्यों कंपटीशन में एक और भूमाफिया वाले को? लेकिन दिनेश जी तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान जाने ही नहीं देंगे, अगर वो जाना भी चाहें तो उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। क्यों जाएंगे? देखिए, इन्होंने खून चूसा है गरीब मुसलमानों का, उनकी जमीनें हड़पी हैं, अनाथालय हड़पे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए यहाँ पे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान के अंदर जी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा बिलाल साहब जैसे लोगों से जी, मेरी सारी मुस्लिम समुदाय से ये अपील है कि इन नेताओं को पहचानिए जो आपके नाम पे वोट लेकर के आपका शोषण करते हैं और आपको भड़कालू भाषण दे करके देश से अलग करने की कोशिश करते हैं। किसी ने सही कहा अभी, मौलाना साहब जो बोल रहे थे कि मुसलमान वतन परस्त है। जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे मदरसों में पढ़ाया जाए कि अशफाकुल्लाह कौन थे, अजीमुल्लाह कौन थे, बादशाह गफ्फार खान कौन थे। जिन्ना को बहाना बंद करिए जी। आते हैं आपके पास फिर से कपिल जी। दिनेश जी, ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं 47 तक के, ऐसा नहीं है कि इनकी वजह यह है कि योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान आजम खान के कुछ ऐसे गड़े राज बाहर आ गए हैं जो वो नहीं चाहते थे कि उनके समाज के लोगों के बीच, वैसे लोगों के बीच जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उन्हें वोट देते हैं, आना चाहिए था। पूरी इमेज उनकी धराशायी हो गई। नहीं, क्या सरकार का काम है कि किसी गलत आदमी की इमेज को ठीक करना? सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, शासन का काम है उनके साथ खड़े होना जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है।
तो आप ही बताइए सरकार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। आजम खान तो रो रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार और हो रहा है। अभी तक दिक्कत यही थी कि अभी तक समाजवादी पार्टी की सरकार आजम खान के साथ खड़ी होती थी, क्योंकि आजम खान ही समाजवादी पार्टी की सरकार होते थे। मैंने पहले भी कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री आजम खान, हिम्मत नहीं होती थी अखिलेश यादव को कि आजम खान को कुछ कह सकें। तो इसलिए जितनी तरह की जमीनें अभी जो मामले आए हैं, 12 किसान का, फिर 14 किसानों का, अलग अलग जो मसले आए हैं, उनके किसानों को कब्जाया, ग्राम समाज की भूमों को कब्जाया, नदी की जमीन को कब्जाया। एक जो कब्जा करने की नियत थी, हड़पने का, ऐसे किसी को एंटी भूम माफिया पोर्टल पे नहीं डाला जाता है। आदतन जिसकी आदत होती है कि जो गलती पर गलती करता जाता है और इस तरह से जोर जबरदस्ती और दबंगई के बल पर अगर आप जमीन को कब्जाते हैं और उसको आप वहां से उससे बेदखल भी नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। FIR लॉन्च हुई है, 3 सदस्यीय वहां जांच समिति बैठी है कि इसमें हकीकत क्या है, इसमें आजम खान को पूरा मौका मिलेगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आजम खान का, जिसमें वो दस्तावेज दिखा रहे थे कि सरकार ने उनकी खरीदी हुई, उनकी पुश्तैनी जमीनें तक हड़प लिया, उन पर कब्जा कर लिया है, ये कहकर कि ये जमीनें सरकारी थी जिस पर आजम खान ने कब्जा किया। वो दस्तावेज दिखा रहे थे, कोर्ट ऑर्डर दिखा रहे थे, बिल्कुल। लेकिन दीपक जी हम कह रहे हैं कि उनके पास वो दस्तावेज है ना, उनको अदालत में दिखाना चाहिए। जिन किसानों ने अपना शपथ पत्र दिया है, उन किसानों की जमीनें इन्होंने कैसे ली है, उसके पेपर इनको दिखाना चाहिए। जो पेपर दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पाएंगे और इनको पूरा मौका मिलेगा अदालत में, इनको दिखाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का अदालत पानी में क्या कुछ तर्क रखते हैं। इस बीच हमारे साथ मुस्लिम विचारक फाजिल अहमद जी जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल अहमद जी, हम ये अब तक चर्चा में बातें निकलकर कुछ कुछ जो सामने आई है, उसके मुताबिक एक व्यक्ति पर आरोप लगा और उसने उस आरोप को पूरे समुदाय का आरोप बता दिया। सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही। एक व्यक्ति आरोपी है लेकिन पूरा समुदाय प्रताड़ित बताया जा रहा है। क्या यह व्यक्ति छल नहीं कर रहा है उस समुदाय के साथ जिसका यह नेतृत्व करने का दावा करता है? हम बात आजम खान की कर रहे हैं, जो भू माफिया घोषित हो चुके हैं, करोड़ों की जमीन का अवैध कारोबार वो कर चुके हैं और अब वो रोना रो रहे हैं कि गलती कर दी उनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान में रहकर। कोई गलती की है क्या? देखिए, इस देश में, भारतीय राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे वो कोई हो। समय जिसका होता है वो अपने समय से कानून का इस्तेमाल करता है। तमाम देश का कोई ऐसा नेता, बड़े से बड़े नेता, दिल्ली में तमाम पार्क कब्जा करके बिल्डिंगें बन गई। पूरे देश में राजनीति में कोई यह नहीं कह सकता कि राजनीतिज्ञों का तो काम ही है जड़ी जमीनें हड़पना, दूसरा कोई तो हड़प ही नहीं सकता। नेता ही हड़पते हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है? और अदालत में, हमारे भाई अभी बोल रहे थे, अदालत में तो सबको मौका मिलता है कहने का, लेकिन सवाल है कि अदालती प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। उस जटिल प्रक्रिया में लोग डाल करके उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये तो सत्य है कि अदालत से खत्म हो जाएगा जब ऑलरेडी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। नहीं, जब आपको पता है कि सत्य है और अदालत से खत्म हो जाएगा तो फिर आप सीधे तौर पर उन आरोपों को नकार रहे हैं एक तरह से। लेकिन फाजिल अहमद जी, आपने ये भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सब पर होनी चाहिए कार्रवाई। कार्रवाई तो मैं कह रहा हूं कि सब पर होनी चाहिए, तो ये चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। देश कानून से चलना चाहिए और कानून से, इसका मतलब कि देश में जब भाजपा की सरकार होती है तो भाजपा कानून हो जाता है, सपा की सरकार होती है तो सपा का कानून हो जाता है। हम तो हमेशा इस बात का विरोध किए हैं कि कानून, देश का जो संविधान है उससे देश चलना चाहिए, पार्टी से देश नहीं चलना चाहिए। ये तो अभी भी हो रहा है, भाजपा के राज में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। तमाम विधायक का खुलेआम वायरल हुआ कि 2 करोड़ का घर खरीदा, क्या किया भाजपा ने? कुछ नहीं किया। तमाम चीजें चलती रहती हैं। नहीं, मैं एक चीज जरा बोल दूं। देखिए फासिल जी, आप टीवी चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई आधार है, कोई प्रूफ है, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में, एक शब्द बोला आपने, इतना आरोप लगाया, एक शब्द बोला। आप टीवी चैनलों पर बैठकर सारे नेताओं को एक तराजू में आप तौल देते हैं। आप कहते हैं कौन नेता नहीं भ्रष्ट है? आपके पास अगर किसी नेता के नहीं, सच बोल दिया तो बुरा लग गया। बुरा क्यों लगेगा? मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो बताइए ना। आप कैसे सबको कह देते हैं? सच बोल दिया। कैसे आपने कह दिया राजनीति में? नहीं, आप कैसे सबको कह दिया? आप कैसे सबको कह दिया? अपने को कह रहे हैं। हिम्मत है तो नाम लेकर कहिए और उसके साथ आपके पास सबूत होना चाहिए। अरे सर, पूरा देश, आप अपने मोहल्ले में जाकर देख लीजिए टीवी चैनल पर आने पर आप सारे देश राजनीतिज्ञों के प्रति क्या सोचता है, सोच उसको सुनिए। और यही सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने यही सोच बदला है। ये होता रहा है, ये आप कहिए सर, हम तो कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, अब नहीं होने दिया जाए। हमारे यही होता है। अगर किसी विधायक के खिलाफ भाजपा के खिलाफ भी करिए ना।
कोई सबूत है, लाइए अरे ना। कौन सुन रहा है? आप जाइए अरे थाने क्यों में, नहीं सुनेगा? FIR नहीं होती। क्यों नहीं सुनेगा? आप किस थाने में गए? नहीं होती FIR सर। आप जाइए आप थाने नहीं में। FIR मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप बिल्कुल जाइए दीजिए थाने में। चुनौती। आप जाइए थाने में। आप चलिए हमारे नहीं, साथ, आपके हमारे साथ क्या? चलिए। आप जाइए, अगर नहीं आप मेरे FIR होगी, साथ चलूंगा। चलिए। मैं कह रहा हूं आप जाइए। अभी मैं 3 मामलों को नहीं, मैं देख 3 रहा मामले हूं। नहीं, और सुन आपको मैं लीजिए। चुनौती दे रहा हूं। अरे आप चुनौती थाने में छोड़िए जाइए, सर, आप क्या जाइए चुनौती तो। देंगे? एक मिनट और दिनेश बिना जी, आधार दिनेश के, जी, आप बिना क्या आधार चुनौती के आप देंगे? इस तरह से मामले को डायलूट मत करिए। दिनेश जी, अभी आप इतने गंभीर मसले पर फाजिल अहमद जी अगर कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती और केस दर्ज नहीं होते, तो अब इस बात का रोना क्यों रो रहे हैं आजम खान के समर्थक कि भाई 2 दिन में 26 कैसे केस हो गए? पुलिस ने दर्ज करना शुरू किया मामले, सपा के कार्यकाल में नहीं हो रहे थे दर्ज। फाजिल अहमद जी इसका जिक्र कर रहे हैं, तो हर का अब भाजपा के नहीं हो रहे दर्ज, अब क्यों नहीं? भाजपा आप के जो बताइए लोग ना। कर रहे हैं उनका आप दर्ज कौन नहीं हो सा रहा। नहीं दर्ज हुआ? सपा के आप लोग करते गए, थे तो उनका आप दर्ज नहीं गए, होता आपके था। पास कोई तहरीर है किसी के खिलाफ? नहीं, बैठ के जी, आ रहे हैं कपिल जी। 500 करोड़ की आनंद की प्रॉपर्टी निकली, तब बसपा के सरकार में कोई दर्ज नहीं किया था। हम तब आप भी दर्ज नहीं किए थे। सरकार की बात जब आप बसपा और भाजपा के साथ चल रहे थे, 500 तब करोड़ दर्ज नहीं किसके कर रहे कार्यकाल थे। में निकली? फाजिल अहमद जी, ये 500 करोड़ किसके कार्यकाल में निकली? आनंद की बात आप कर रहे हैं, अब आजम की बात कर रहे हैं। बहरहाल सर, आजम उनकी तो सरकार आएगी तो अलग इनका ही भी दुख निकलेगा। रहे हैं। अरे उनकी इसके पहले नहीं, सरकार इसके पहले आएगी तो नहीं इनका भी थी, इसके निकलेगा। पहले नहीं थी, आप निकली नहीं, इसके पहले नहीं थी, निकली। तो बहुत रिपोर्ट खुश है। कृपया फाजिल करके अहमद जी, मामले आजम को खान जनरलाइज के मत खिलाफ करिए। हम तो रिपोर्ट खुश थी। इसलिए मामले को है हल्का मत करिए। कि जनता अगर की आपने उंगली- आप कहिए कि अगर आजम खान ने अपराध किया है तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। आजम खान और के कोई भी साथ किया साथ हो। बहुत से पूरे देश का नेता ही अपराध करता है। नहीं, पूरे देश का जमीन- नेता कैसे? जमीन आप तो करते हड़पने होंगे, का काम है, आप राजनीति करते के लोग होंगे, करते हैं। आप करते हो, आप जैसे नेता करते होंगे। सारे नेता को एक तराजू में मत तौलिए, मैं कह रहा हूं। अरे आपको इस बुरा देश लग जा में रहा बहुत है। अच्छा- सच कैसे बात आप- बोलिए तो आपको बुरा लग सच रहा है। बात कैसे करें? सारे नेता सच्चाई कैसे इतनी आप- कड़वी होती है नहीं, ना। सारे माहौल सारे में बेहद नेता कैसे गर्मी हो आप गई है, कहेंगे? सच्चाई हम सच्चाई तलाशने इतनी की कड़वी कोशिश है। कर रहे हैं उन आप- सवालों नहीं, के आप जवाब होंगे उस तलाश जमात रहे में। हैं। आप आजम होंगे खान उस को जमात बुरा में। लग रहा है ना। नहीं, आप होंगे उस जमात में। सच्चाई की बात है। जैसे होता है उसको सच्चाई की ऐसे बात है देखते तो हैं। फाजिल जी की एक प्रतिक्रिया लेकर सच्चाई पर हम आगे बढ़ेंगे और कपिल जी के पास चलेंगे। लेकिन फाजिल अहमद जी, क्या आजम खान जो कह रहे हैं कि उनके पुरखों ने गलती कर दी, ये भी सच्चाई है? आजम खान तो हिंदुस्तान में देखिए, रहकर 47 में पाकिस्तान न जो जाकर आदमी उन्होंने गलती सुनिए, कर दी, आजम खान इसमें की सच्चाई समस्या है या क्या इसमें है? भी झूठ है कुछ? आजम खान की समस्या क्या है? उनकी अपनी विचारधारा बड़े कट्टर है। ठीक है, वो जब समाजवादी पार्टी में होते हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं। आज सिपाही भी उनको धमका रहा है, तो ये अंदर से जो उनका एक गुस्सा है वो निकल रहा है, वो उनका निजी है। वो बिल्कुल वो आजम खान चले जाए, अभी भी चले जाए पाकिस्तान, हम तो कह रहे हैं आप जाओ आजम खान पाकिस्तान। निजी है तो वो नहीं, देखिए, दिनेश जी तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान आजम जाने ही खान नहीं के इस देंगे। बयान नहीं, से- आप भेजिए, हम नहीं जाने अरे देंगे। अब तो आजम सजा खान भुगत के के इस बयान जाएंगे से वो। हम बिल्कुल सहमत अगर नहीं हैं। अब सजा बिना अरे भुगते कैसे पाकिस्तान जाएंगे? क्यों जाएंगे? यहीं अब भागना लड़ेंगे, नहीं यहीं है। मरेंगे। अब तो लोग भगा रहे हैं, पाकिस्तान भागेंगे जाएंगे नहीं, नहीं, लड़ेंगे किस यहीं बात के लड़ेंगे और यहीं मरेंगे, यहीं अपने को सच साबित करेंगे। नहीं, और आप जो गलत हो, सर्टिफिकेट अगर दे हम रहे हैं, गलत सच हैं, साबित करेंगे। सुनिए, आप FIR होने सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। से FIR हो जाने से किसी पे दोष नहीं साबित होता है। नहीं, कौन कह रहा है? आप 100 FIR कर किसी दीजिए, ने कहा? दोष साबित नहीं होता किसी ने है। कहा? आपको- FIR से पहले की आप- बात किसी करें। ने कहा बात कि छोड़ो, जो किसान FIR कर शपथ पत्र दीजिए। दे रहा है, नहीं, जो वक्त किसान की रिपोर्ट कह रही है। जो किसान शपथ पत्र दे रहा है, फाजिल अहमद जी, आप वक्त उसकी बोर्ड चर्चा की नहीं कर रिपोर्ट रहे कह हैं। रही है। जो आप किसान किसानों को कह रहा है, जब ये 250 हुई ग्राम ना, चरस लगाकर हमारा अभी- चालान कर दिया गया, अभी- वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी वो FIR गलत बोल हुई रहा है, है। यहाँ तो FIR के फाजिल बाद अहमद जी, आप किसानों के FIR को सरकारी साजिश बता रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि हम आजम मस्जिद खान की ईदगाह किसी की बात जमीन का तक समर्थन हड़प ली नहीं जब कर रहे। अल्पसंख्यक मंत्री आप थे, समझिए तब मेरी बोर्ड की बात। जमीन मेरा को ये लेकर कहने का मुताला मतलब किया। है कि सारे भारतीयों की, जितने भारतीय राजनीति में प्रधान से लेकर के अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सबकी जांच कराइए, विशेष कमीशन बना करके। चलिए, तो जो एक लोग व्यक्ति दोषी की हैं बात सब पर आपने नहीं, पूरे एक नहीं, नेता को- नहीं, एक हर आदमी नेता को नहीं, आपने सारे, बना दिया। मैं सबको तो कहता हूं। आजम खान अगर कह रहे हैं और उनके सबसे मन में पहले ये मुझसे गुबार है, शुरू तो हर करिए। मुस्लिम के मन में ये तल्ख टिप्पणी को लेकर नहीं, हर होगा मुस्लिम के कि तल्ख 47 टिप्पणी में नहीं है। गलती की नहीं, तो फिर एक की बात हर सबको मुस्लिम क्यों के नहीं? तल्ख नहीं, बहुत अच्छी बात आप हासिल जी ने कही। कढ़ाई का हासिल जी, एक दाना चुनकर नहीं, दीपक जी, आप 10 चावल सेकंड। का एक दाना लेकर पूरी कढ़ाई में चावल पका है या नहीं ये बता रहे हैं, पूरे नेता भ्रष्ट है ये बता रहे हैं। तो क्यों आजम बुरा खान लग रहा है अगर आपको? अपने मन की आपको बात बुरा कह रहे हैं क्यों तो लग पूरे रहा है? बता रहा मुसलमान हूं की क्यों मन लग की रहा है, बात क्यों क्यों नहीं?
बुरा लग रहा है दीपक आपको? जी, दीपक जी, अरे सर, सरकार दिनेश दिनेश जी, साइकिल से कपिल नहीं जी, था, नहीं, कपिल आज जी, कार बहुत से देर घूम रहा है, अरे, 5-5 कोठियां कहां से आ गई? सुनिए, आप लोग विचारक, सरकार बनी, हमारी सरकार ने पहले दिन ही कहा कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों सरकार को, बनी। जरा सुनिए, आज अटल जी नहीं, के जमाने की जी, सरकार नहीं पहले मानेंगे। पूरी बात तो सुनिए, उसको जब बनी भाजपा तब- की सरकार नहीं अरे मानेंगे। जब बनी उसी समय की बात बता रहा हूं, अगर आप पूरा सुन पाएंगे तो अच्छा बोलेंगे। हमारी सरकार ने उसी दिन, उसी सरकार की बात कर रहा हूं, उसी सरकार में कहा गया था कि सारे जनप्रतिनिधि अपने आय की घोषणा करें, और भारतीय, सिर्फ भारतीय तो बता जनता दीजिए पार्टी कि आप ही के मंत्री लोगों ने कितने लोगों ने घोषणा कपिल सुनिएगा, जी के पास चलते हैं। सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, हमारे सारे नेताओं ने किया जी, था, कपिल बाकी दल के लोग क्या कर दीपक रहे जी, थे? ऐसा है जी
कि वो बिलाल साहब और फाजिल साहब जैसे लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ हो जाती है कि जब इस देश के गरीब मुसलमान को उसका अधिकार दिलाने की बात होती है, उसको सुविधाएं दिलाने की बात होती है। अब ये कह रहे हैं कि FIR करने से दोष साबित नहीं हो जाता। चलिए मैंने मान लिया नहीं साबित हो जाता, लेकिन इनसे मेरा सवाल है कि एक आजम खान साहब तो सच्चाई के पुतले हैं और वो बेचारे सोइयों गरीब मुसलमान जिनको यतीम खानों से बाहर निकाला गया वो झूठे हैं। जो कब्रिस्तान के मौलाना वहां पे गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से कब्रिस्तान से मिट्टी उठा करके बुलडोजर से चोरी की गई, वो मौलाना झूठे हैं। वो मुसलमान किसान जिनकी जमीनें ली गई वो झूठे हैं। सिर्फ आजम खान साहब सच्चे हैं। फाजिल साहब कभी तो फाजिल साहब थोड़ा ऊपर उठ के राजनीति में देखिए। ये बहुत आसान है कहना कि हाँ साहब सारे नेता बेईमान है। हाँ, जितने बेईमान है सारे पकड़वाए जाए और सबको पकड़ा जाए, मैं मानता हूँ, लेकिन मुद्दे को बहकाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सारे बेईमान है तो इसलिए फाजिल खान भी बेईमान है तो सही है। सारे बेईमान है तो वो जो उधर मायावती कह रही है कि वो 400 करोड़ का उनके भाई का पकड़ा गया है, भतीजे का, तो साहब वो भी बीजेपी बेईमान है। अरे भाई ये 400 करोड़ आया कहां से? जरा ये आजम खान साहब का एक इंक्वायरी करवा लीजिए कि 47 के अंदर इनके परिवार के पास कितनी जमीनें थी और कितनी जायदाद थी और आज इनके पास कितनी जमीन और जायदाद है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुस्लिम संप्रदाय को ये लोग ऊपर नहीं उठने देना चाहते, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब ये कहते हैं कि हमारा समुदाय कमजोर है, शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, तो भैया इनके कुटुंबों पे इतना पैसा कहां से आ गया? इसका जवाब फाजिल साहब दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। इंसान तो करवाइए कि 47 में क्या माली हालत थी और आज इनकी माली हालत क्या है। तो बनाया ना, और एक नहीं कई है जमीन हड़प। अभी आप ये नहीं कह सकते, नहीं जमीन हड़प, आप ये नहीं कह सकते कि जमीन हड़प किया। वहां का 28 किसान जाके मदन मोहन मालवीय की जमीन भी निजाम ने दी, हैदराबाद के निजाम ने दी थी। मांगा था, छीना नहीं था। आप मांगते स्वेच्छा से कोई आपको देता, लोग दान करते हैं। कोई भी अभी FIR हुआ है ना, अभी नहीं चालान हुआ है। जिन लोगों ने FIR हुआ है, शपथ पत्र को देखिए, बिल्कुल शपथ पत्र में लिखा है कि जबरन सर किसी जबरन पूरे देश में गाजर है उन्होंने, अरे वही समाज के लोग नाम दिया है जो तड़प के मर रहे हैं एम्स के गेट पर। एम्स के गेट पर छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, आप चले जाइए एक हिंदुस्तान एम्स के गेट पर, हम कह रहे हैं तड़प के मर रहे लोग। आप उस पर कभी सोचेंगे? आप आजम खान के पास आइए, कभी सोचेंगे उसके ऊपर? कल छपरा में जो छपरा में मुसलमान मार दिया गया, चले जाइएगा अदालत में आजम खान की वकालत करने। जो दलित मार दिया गया उसकी चिंता नहीं है? बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। किसको नहीं चिंता है? किसको चिंता नहीं है? आप आजम खान के वकील बन गए हैं ना। अरे आजम खान ने गलती की, आजम खान कोई गरीब किसान, गरीब मुसलमान के बारे में तो पॉलिटिशियन जमीन को उन्होंने हड़पा, उसके बारे में जरा दो शब्द कहिए। देखिए इस देश में एक सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गई है कि कोई ये नहीं कहता कि इंसान मार दिया गया। हर कोई इंसान जो मारा जाता है, जो उसको मारता है उसको फांसी होनी चाहिए। ये नहीं कहते इंसान मार दिया गया है, ये जानबूझ को समाज में बांटने के लिए मार दिया गया है, वो मार दिया गया है। हर कौम के लोग इस तरीके से मारते हैं। दलित यही आजम खान भी कहते थे, यही आजम खान और वही मुसलमान कहते उनको जमीन को हड़प लिया, वही मुसलमानों की वकालत करते थे। आज उन्हीं को जमीनों से बेदखल किया है। वो गरीब मुसलमान ही है जिन्होंने तहरीर दी है। अगर वो गलत है तो निश्चित रूप से उनकी जमीन मिलेगी। नहीं, आप दिलाएंगे उनको जमीन जाके जांच करेंगे, आप हड़पने का मौका है, क्यों मिला कि हम जमीन दिलवाएंगे? हड़पा है उनको छोड़ दो, सभी जो जमीन हड़पे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो सपा के हो, एक कमीशन बने देश के अंदर, एक कमीशन बने, एक कमीशन बन करके सभी लोगों की बहुत कुछ होना चाहिए और बहुत कुछ होना लेकिन वक्त की बात देता है। ये जो रोना है ना, वो तो जब बसपा की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी तो राजा भैया कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रही है। जब सपा की सरकार थी तब लालजी टंडन जी कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये भाजपा और ये पार्टियों पर राजनीति मत कीजिए, आप एक कानून से देश को चलाइए। अरे कौन और क्या पार्टी चला रही है? क्या कानून ही चला रहे हैं? भ्रष्टाचार के और अगर आपको इतना ही प्यार है आजम खान से तो चले जाइएगा, मैं कह रहा हूँ
चले दीपक जाइएगा उनकी वकालत एक करने। लाइन कहना जी चाहता कपिल हूं। जी, बारे में सोचिए। दिनेश जी वक्त की बात एक बताएं। लाइन जी कहना कपिल चाहता जी, हूं। जी एक लाइन जी जी देखिए, ये जो लोग जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता के नाम पे राजनीति करते हैं, इनके नीचे से आज जमीन खिसक रही है, क्योंकि आज फाजिल साहब ये बीजेपी की सरकार है जिसने गरीब मुसलमानों को ये हिम्मत दी कि जो आजम खान उनका शोषण कर रहा था उसके खिलाफ वो FIR करा, उसके खिलाफ उसके खड़े हो सके। इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि बीजेपी इन गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलवा रही है, और इनकी सांप्रदायिक राजनीति क्योंकि खिसक रही है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। लखनऊ से लेकर के बलिया से लेकर गाजियाबाद तक जो जमीनें कब्जा करके बैठे हैं, यादव सिंह, कौन कौन जेई, जरा सब हम तो कह रहे आजम खान का आप बुलडोजर चलवा दो, कल ही चलवा दो, हम खुश हैं इस बात से। ऐसे कोई नहीं चला देता है। चलिए, तो कपिल जी कह रहे थे कि आजम खान के पैरों तले से जमीन खिसक गई है, तो सिर्फ राजनीतिक जमीन नहीं खिसकी है। शुरुआत कीजिए 20 साल के अंदर कहां से पैसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, फाजिल अहमद जी और प्रोफेसर कपिल कुमार जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजम खान के पैरों तले जमीन खिसक गई है इन FIR की बौछार के बाद, और योगी सरकार पर वो आरोप मढ़ रहे हैं कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है पूरी प्रक्रिया को। लेकिन सिर्फ राजनीतिक जमीन नहीं, उनकी अपनी जमीन जो वो अब तक बताते आए थे वो जमीन भी खिसकने को तैयार है। आजम खान को किसने रोका है, क्योंकि वो पाकिस्तान न जाने को बड़ी गलती बता रहे थे मुसलमानों की, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने हमारे कार्यक्रम में कहा कि अब तो आजम खान को पाकिस्तान भी नहीं जाने देंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि आजम खान बहुत नाराज हैं, बहुत असंतुष्ट हैं देश से, उस देश से जिसने उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें सत्ताधीश शासन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, लोगों ने उन्हें चुनकर संसद तक पहुंचाया, तो वो शायद नाराज होकर समझौता एक्सप्रेस पकड़ेंगे। लेकिन अब उन्हें ये एक्सप्रेस भी नहीं पकड़ने दिया जाएगा, उनकी करनी का फल उन्हें यहीं भोगना होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।